हेलो, दिस इज़ योर चैनल CATV और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हैजिंग कैसे होती है करेंसी ऑप्शंस द्वारा। तो हमें सिर्फ ये तो पता है कि डेरिवेटिव में होते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स एंड इस तरीके से हम जो है हैजिंग कर सकते हैं। तो करेंसी ऑप्शंस के थ्रू हम हैजिंग कैसे कर सकते हैं। अब ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन से क्रिएट होता है आइदर राइट टू बाय क्रिएट होता है और राइट टू सेल क्रिएट होता है। मीन्स एक इन्वेस्टर को, एक करेंसी होल्डर को समझ में आता है कि चलो उसके पास फॉरेन करेंसी अगर पेबल है फ्यूचर में, तो वो ट्राई करेगा कि उसको एक कॉल ऑप्शन मिले। कॉल ऑप्शन में उसका एक राइट क्रिएट होगा राइट टू बाय का। अब ये कॉल ऑप्शन क्यों क्रिएट कर रहा है? कॉल ऑप्शन इसलिए उसको लेना पड़ेगा ताकि उसने एक ऑप्शन ले लिया 3 महीने का, और कल को जो है करेंसी की प्राइस बढ़ गई तो उस केस में वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। और इसमें और कल को अगर करेंसी प्राइस कम हुई तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन को नहीं भी एग्जीक्यूट करे तो चलेगा। मीन्स ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में आपके ऊपर है कि आपको ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है, बट उसके लिए आपको प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। बट अगर यही चीज़ें देखें फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्यूचर्स में आपको ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा, उसका सेटलमेंट होएगा ही। तो इसलिए ऑप्शंस जो है वो प्रेफरेबल होते हैं, बट हाँ उसके लिए अपने को ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ता है। तो अब इधर जैसे कि इंपोर्टर बाय करना चाह रहे हैं फॉरेन करेंसी, उसको फॉरेन करेंसी इसलिए बाय करनी है क्योंकि उसने कुछ सामान खरीदा था एंड उसको उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट करना है। तो उस केस में वो क्या करेगा? वो करेगा बाय ऑप्शन। वो बाय ऑप्शन लेगा, वो कॉल ऑप्शन लेगा। तो अब हमने क्या समझा है कि वो कॉल ऑप्शन लेगा क्योंकि उसको फॉरेन करेंसी बाय करनी है। तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर फॉरेन करेंसी उसको जो पे करनी है, अगर उसी फॉरेन करेंसी में ऑप्शन दिया हुआ है तो कॉल ऑप्शन है। जनरली हम इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हमेशा यही समझ लेते हैं कि हमेशा कॉल ऑप्शन ही लेना है। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन होम करेंसी में दिया हुआ हो तो उस केस में पुट ऑप्शन हमको चूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन अगर लोकल करेंसी में है तो पुट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि करेंसी फ्यूचर्स भी होते हैं, करेंसी ऑप्शंस भी होते हैं। तो करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शंस में अंतर क्या होता है? देखो, करेंसी फ्यूचर में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो सेटल होगा क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो ट्रांजेक्शन करा है, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा ही होगा। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि वहाँ पे एक चॉइस क्रिएट होती है। बट हाँ, वो अपनी चॉइस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। बीइंग एन ऑप्शन होल्डर आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। और ठीक है, अब आपको प्रीमियम पे करना पड़ा, आपको ऑन स्पॉट जब आपको ऑप्शन क्रिएट करना था तो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ा। अब प्रीमियम पे करोगे तो प्रीमियम के पैसे कहीं से बोरो करोगे। अब कहीं से अगर आपने बोरो करे हैं तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से प्रीमियम की कॉस्ट और उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट दोनों जुड़ती है करेंसी ऑप्शंस में। पर जब रही बात आती है करेंसी फ्यूचर की, तो उसमें ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा ही होगा, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो सेटल ही होगा, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं देके रखी है आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। और इसमें भी करेंसी फ्यूचर में भी आपको मार्जिन जमा करना पड़ता है। जैसे उधर प्रीमियम है, इधर मार्जिन है, बट हाँ ये जो मार्जिन है ये रिफंडेबल मार्जिन होता है, तो आपको मार्जिन जमा करना पड़ता है। बट हाँ ये मार्जिन कॉस्ट नहीं है आपकी क्योंकि रिफंडेबल है। बट आप जब ये मार्जिन जमा कर रहे हो तो आप कहीं से बोरो कर रहे हो और उसका इंटरेस्ट आपको बियर करना पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट आपकी जो है पर्टिकुलर कॉस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से करेंसी फ्यूचर एंड करेंसी ऑप्शन हमको समझ में आया। अब करेंसी ऑप्शन के थ्रू हेजिंग कैसे होती है उसके रिस्पेक्ट में हमको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हम इसको क्वेश्चन को करते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन 50 ये फॉरेक्स की पीएम जो अक्टूबर 18 पीएम है, ये अक्टूबर 18 पीएम का फॉरेक्स का क्वेश्चन नंबर 50 है। क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि XYZ एक यूएस फर्म है, विल नीड, एक मिनट में एक बार चेक कर लूँ कि यही क्वेश्चन कराने का। हाँ, तो XYZ अ यूएस फर्म विल नीड £3 लाख इन 180 days. In this connection the following information is available. मीन्स ये बोला गया है कि XYZ जो है वो एक यूएस फर्म है और यूएस फर्म को ज़रूरत है £3 लाख की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हो सकता है कि उसने किसी यूके वाली फर्म से कुछ सामान खरीदा होगा, उसको पेमेंट करना होगा, अब उसको बाय करना है, उसको ज़रूरत है 180 दिन में, तो इन 180 डेज उसको ज़रूरत है। तो उस केस में स्पॉट अगर अभी देखा जाए तो £1 $2 है।
180 डेज का फॉरवर्ड देखा जाए तो 1.96 है। इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो तो जनरली एनुअलाइज दे के रखते हैं, बट जब इसमें 180 डेज डिपॉजिट रेट, 180 डेज बोरोइंग रेट दे के रखा है, तो फिर ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट को मानो कि ये 180 डेज का दे के रखा है। अब कॉल ऑप्शन, अब इधर जो है जब ज़रूरत है मुझे पाउंड की, फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, तो हम चेक करेंगे कि जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस किस में दे के रखे हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो ऑप्शंस देख रखे हैं पाउंड में, क्योंकि एक पाउंड का $1.97 का ऑप्शन है, उसके लिए प्रीमियम जो है आपको 0.04 देना पड़ेगा और एक्सरसाइज प्राइस है 1.97। तो उस केस में क्या हो रहा है कि सिंस ये फॉरेन करेंसी में है ऑप्शन, तो आपको एक कॉल ऑप्शन करना पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन ऑन डॉलर डेट एक्सपायर इन 180 डेज हैज़ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 1.97 एंड अ प्रीमियम ऑफ $0.04 पर पाउंड। और XYZ ने कुछ फोरकास्ट 10 स्पॉट रेट, और XYZ के कुछ अपनी तरफ से स्पॉट रेट फोरकास्ट करी है कि 180 दिन बाद जो है उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट करके रखा है कि 180 दिन बाद जो है वो रेट क्या होगा। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से आप कैसे हैच करोगे? तो सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही ईजी है। मैं आज हूँ ऐसा करता हूँ, मेरे को 3 महीने बाद जो मेरे को अगर 180 दिन बाद मेरे को अगर चाहिए $3 लाख, तो मैंने 1.96 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, स्पॉट पर ही एक फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। तो फिर जो है 3 लाख पाउंड, तो वही 3 लाख पाउंड इनटू 1.96, तो इस तरीके से क्या आया, इस तरीके से आया 5,88,000। तो एक तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको सर्टेनिटी मिल गई। हैजिंग क्या होता है? एक तरीके से हैजिंग होता है सर्टेनिटी। मेरे को सर्टेनिटी मिल गई, ये सर्टेनिटी मिल गई कि इतने मेरे डॉलर जाएंगे, मेरी होम करेंसी के इतने रुपए जाएंगे। फिर आता है मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज, अब क्या करेंगे? मनी मार्केट हेज में हमको समझना पड़ेगा कि मनी मार्केट हेज में अब इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, मनी मार्केट हेज में क्या होगा कि सिंस हमें पाउंड पे करना है, ठीक है, हमको पाउंड पे करना है, तो हमारी पाउंड एक लाइबिलिटी है। अब पाउंड लाइबिलिटी है तो उसको पे करने के लिए पाउंड ही चाहिए ना। तो पाउंड लाइबिलिटी है, उसको पे करने के लिए पाउंड चाहिए, मतलब एक पाउंड असेट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, हमने जो लाइबिलिटी है उसको जो है 4.5% का जो डिपॉजिट रेट है उससे डिस्काउंट करो और आज के टाइम पर लेके आओ कि आज के टाइम पे कितना पाउंड पे करना रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने जो है $3 लाख, 3 लाख पाउंड अगर हमको पे करने हैं, हमने इसको डिस्काउंट करा 4.5 से और आज का पाउंड निकाला। और आज का पाउंड ये शो करता है कि अगर मैं इतने पाउंड आज यूके में डिपॉजिट कर दूंगा तो मुझे 180 दिन बाद 3 लाख पाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना पाउंड मेरे को आज चाहिए पर मेरे पास है नहीं, तो अब क्या करूँगा, फिर मैं बोरो करूँगा। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, तो सबसे पहले मैंने देखा कि अमाउंट ऑफ पाउंड टू बी इन्वेस्टेड, कितना मेरे को पाउंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 4.5 का डिवाइड बाय 2 मत कर देना, ये 4.5 180 डेज़ का ही है। तो हमको समझ में आ गया कि 287,081 का मेरे को पाउंड है ना, वो पाउंड मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा यूके में, तब जाके जो है उतना मुझे बाद में 3 लाख का पाउंड मिल जाएगा। अब वो इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को पाउंड को ख़रीदना पड़ेगा। पाउंड को ख़रीदना है तो मुझे डॉलर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो मैं करूँगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने करा कि मैंने समझा कि इतने पाउंड है मेरे को अगर आज चाहिए, तो अगर मुझे मेरे डॉलर कितने आउटफ्लो होंगे, मेरे को कितने डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखा कि देखो स्पॉट पे अगर आपको 287,081 अगर डॉलर पाउंड चाहिए तो एक पाउंड में $2 है, इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 करा, 574,162 जो है आपके डॉलर लग जाएंगे। और आप कितने महीने के लिए कर रहे हो, आप ये 180 डेज़ के लिए कर रहे हो, तो 574,162 है जो डॉलर, वो आपको एक तरीके से डॉलर बोरो करने पड़ेंगे। मतलब आपको डॉलर से पाउंड में शिफ्ट होना पड़ेगा। आपने डॉलर बोरो करके आपने पाउंड परचेस किया। ठीक है, और पाउंड परचेस किया और 3 महीने बाद आपने जो है पाउंड को पे कर दिया। तो जब आपने डॉलर बोरो करे, ठीक है, आपने जो डॉलर बोरो करे तो ये 180 दिन का ट्रांजैक्शन है, तो आपको 180 दिन का इंटरेस्ट भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 180 दिन का इसमें अगर इंटरेस्ट जोड़ा है
तो बोरिंग रेट जो है 5.5% है, तो उसको फिर जो है 5.5% से हमने अगर जोड़ा तो इस तरीके से 605741 आया। तो इसका मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, ये करके हुआ क्या, ये करके आपको स्पॉट पे ही एट द ईयर ज़ीरो आपको समझ में आ गया कि मेरा होम करेंसी कितना आउटफ्लो है। मुझे हेजिंग क्या है, हेजिंग मतलब ये समझना कि होम करेंसी में कितना आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है, ताकि बात का झंझट मेरे पास नहीं रहे, ये होता है हेजिंग। अब रही बात आती है अगर नो हेज, कि अगर आप हेज ही नहीं करो तो हेज नहीं करो तो ठीक है, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन तो निकाल के ही रखी है 1.91 उसकी प्रोबेबिलिटीज़, तो 1.91 की प्रोबेबिलिटी 25 है, 1.95 की 60 है, 2.05 की 15% है। तो आप इस तरीके से पाउंड का रेट निकाल लेना, पाउंड का रेट आपने निकाला। तो अब इस तरीके से जो है, जैसे कि अगर 1.91 रहा तो 3 लाख को 1.91 से मल्टीप्लाई करा तो इतने डॉलर आ गए, तो इतने डॉलर निकलने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, इतने की ये है, इतने की ये है। तो इस तरीके से आपको जो है, जब आपने 1.91 के हिसाब से सारे सबके हिसाब से आपने एक डॉलर निकालने की प्रोबेबिलिटी बताई। अब डॉलर निकालना जो है एक्सपेक्टेड, इस एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट से ये डॉलर निकलेंगे, इस एक्सपेक्टेड से ये डॉलर निकलेंगे, इस एक्सपेक्टेड से ये डॉलर निकलेंगे। जब आपने डॉलर निकाले तो इसके निकलने की प्रोबेबिलिटी भी तो होगी, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हमने पता कर लिया कि कितने डॉलर हमारे निकलेंगे। तो इस तरीके से हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे डॉलर कितने जाएंगे। तो आज ही स्पॉट पे हमने एक्सपेक्टेशन से डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो नो हेज स्ट्रेटजी अब इधर जो है, अब ये हमने इससे डिसाइड कर दिया, तो इसमें हमारा ये आउटफ्लो आ गया। फॉरवर्ड हमारी मार्केट्स है, हमारे पास आउटफ्लो आ गए। अब बात ये आती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से हम हेज कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो आपको एक ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन प्रीमियम है क्योंकि वो एक खर्चा है, और ऑप्शन प्रीमियम दे के रखा है कि $0.04, ठीक है। अब समझो कि आप ऑप्शन को हर एक एक्सपेक्टेशन पे आप ये चेक करो कि आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे। मतलब कि अगर 1.91 हुआ डॉलर तो क्या आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे। आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना। आप एक्सरसाइज इसलिए नहीं करोगे क्योंकि मार्केट में 1.91 पे मिल रहा है अगर 180 दिन बाद, तो मैं ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज करूँ। ऑप्शन प्रीमियम गई तो गई। तो इस तरीके से जो है अगर 1.91 रहा तो मेरा खर्चा हो जाएगा 1.95 का। 1.95 रहा तो अब 1.95 रहा और मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तो 1.97 पर है। तो मेरा अगर 1.97 से नीचे अगर मेरा 1.95 रहा, क्योंकि मैं 1.97 एक्सरसाइज प्राइस है, 1.95 रहा तो भी मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो 1.95 और मेरी जो प्रीमियम गई है तो वो तो है ही। तो इस तरीके से जो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 1.99 हो जाएगी। पर अगर मेरा 2.05 चले गया तो उस केस में तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा। तो ऑप्शन के खर्चा 1.97 है और 0.04 जो प्रीमियम है उसको ऐड करा तो 2.01 आ गया और मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज करा। तो इस तरीके से मैंने जब देखा कि इतना आउटफ्लो होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके मैंने आउटफ्लो निकाल लिया, टोटल कितना आउटफ्लो होएगा। अब पॉइंट ये है कि आप ऑप्शन के लिए ऑप्शन प्रीमियम पे करते हो, तो आप ऑप्शन प्रीमियम कितना पे करोगे। आप ऑप्शन प्रीमियम पे करोगे 3 लाख का 0.04%। 3 लाख को 0.04 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख डॉलर आ जाएगा। अब जो है इसमें तो प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार अगर आप ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो तो आपको ऑप्शन अपफ्रंट पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो 3 लाख को 0.04 से मल्टीप्लाई किया, 3 लाख को 0.04 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 12,000 आया। एंड 12,000 को हमने इसका इंटरेस्ट कॉस्ट हमको पे करना पड़ेगा, तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी हमने ऐड करा। तो इस तरीके से जो है इसका इंटरेस्ट कॉस्ट को भी हमने कॉस्ट में कंसीडर कर लिया। अब पॉइंट ये आता है कि क्या अपने ऑप्शन प्रीमियम को कंसीडर करा था कि नहीं करा था। तो भैया ऑप्शन प्रीमियम को हमने कंसीडर करा था कॉस्ट में। वो कैसे समझ में आया, देखो 0.4 का 25% निकाला था, 0.4 का 60% निकाला, 0.4 का 15% निकाला, तो 25, 60, 15% अगर टोटल करें तो हमने पूरा ऑप्शन जो है ऑप्शन के प्रीमियम को भी हमने कंसीडर करा है। तो इस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम हमारी कॉस्ट हो गई, हमने इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम भी ले लिया और जो है ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है या एक्सपेक्टेड है उसके बीच में एडजस्टमेंट करते हुए अगर हमको जो एक्सरसाइज करना है हमने करा एंड उसके हिसाब से हमने आउटफ्लो निकाला। तो हमारा जो आउटफ्लो आ रहा है वो 595,560 आ रहा है।
चारों को कंपेयर करेंगे और चारों को कंपेयर करके हमको ये समझ में आया है कि सबसे कम तो ये है 586500। मतलब इतना पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया है कि अगर आप हैज नहीं करोगे तो ये मोस्ट प्रेफरेबल है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा था, मनी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसमें आपने अंडरस्टैंडिंग ली है कि हमें पाउंड अगर इन्वेस्ट करना है तो पाउंड को अगर पे करना है तो उसको उसके इन्वेस्टमेंट रेट से डिस्काउंट करेंगे, पता करेंगे कि कितना पाउंड आज चाहिए, उसको होम करेंसी में बोरो करेंगे और उसका इंटरेस्ट कॉस्ट 180 दिन का लेंगे। इस तरीके से एक सर्टेनिटी क्रिएट होगी कि आउटफ्लो कितना होगा। फिर नो हेज हमने करा एंड देन फिर हमने कॉल ऑप्शन करा। वो कॉल ऑप्शन में हमको समझ में आया कि कम हम एक्सरसाइज करते हैं, कम हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो जब कॉल ऑप्शन होता है तो कॉल ऑप्शन मतलब हमारे पास बाय करने का ऑप्शन है। तो अगर मार्केट में प्राइस अगर उस टाइम पे बढ़ गई है तो मैं बाय नहीं करूँगा, बट तो मैं बाय करूँगा उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे, एक्सरसाइज प्राइस पे। पर अगर मार्केट में प्राइस कम है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में जो है मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा, बट हाँ मेरे को मार्केट से तो बाय करना पड़ेगा ना, तो मार्केट से बाय करूँगा और जो ऑप्शन प्रीमियम मेरा खर्चा है वो ऑप्शन प्रीमियम का खर्चा रहेगा और बाकी जो है ऑप्शन प्रीमियम पे जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो भी मेरे को पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन को समझा है और आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको। एंड फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। और जैसा भी लगे आपको ये आपको स्पीड स्लो लगे फास्ट लगे जैसा भी लगे आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा ताकि इससे एक मोटिवेशन क्रिएट होता है कि यार आगे और वीडियोस क्रिएट करने हैं मुझे। थैंक यू।